हेलो जे एस्पिरेंट्स। आज मैं देवेश गुप्ता, मेरे साथ हैं हर्ष मालव सर और जी शर्मा सर। हम लोग बेसिकली आज यहाँ पर इसलिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है ये हमारे लिए। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, डूज एंड डोंट फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। तो सर हर्ष मालव सर, कैसा आपको लगा? मतलब जेई मेंस के बाद बच्चों की क्यूरीज आई होंगी बहुत सारी। जी सर। तो उसके अंदर सबसे ज्यादा क्यूरीज मेरे को जो आ रही थी कि सर अब जेई मेंस तो हो चुका है, जेई एडवांस की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे हमें शेड्यूल करना है, कैसे। सबसे पहली बात बेसिकली देखो सर, प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि सर कैसे हम टाइम टेबल बनाएं, कैसे शेड्यूलिंग करें, कैसे मॉक टेस्ट दें। तो सर थोड़ा सा आप इसके बारे में मुझे बताएंगे। सर सबसे पहली बात तो बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट जो है वो खत्म हो चुका है और काफ़ी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि हमें सेकंड अटेम्प्ट की प्रिपरेशन करनी है या एडवांस की तैयारी करनी है। तो ये सर मार्क्स स्पेसिफिक है और बच्चों को बहुत इस चीज़ से पता है कि जिन बच्चों के मार्क्स या परसेंटाइल जो है 98% से अबव आ रही है, तो उन बच्चों को ऑब्वियसली बात है कि एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। और जेई मेंस के लिए 10 से 15 दिन भी अगर वो देंगे एग्जाम से पहले तो डेफिनेटली वो और अच्छा परसेंटाइल इंप्रूव कर सकते हैं। और जेई एडवांस के लिए अभी मेन फोकस उन लोगों को करना चाहिए। बाकी इनका अगर 98% से जिन बच्चों का कम है तो उनको मेंस पे स्पेसिफिकली फोकस करना चाहिए और बीच बीच में उनको जेई एडवांस के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने चाहिए सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आता है मोटा मोटा सर कि अगर मेरे पास 99% आ रही है तो हम लोग जेई एडवांस की तैयारी करें, प्राइमरी फोकस हमारा वही रहना चाहिए। और लास्ट का कुछ टाइम हम जेई मेंस को प्रिपेयर करेंगे ताकि हम अपनी परसेंटाइल और इंप्रूव कर सकें। और जो बच्चों का थोड़ा परसेंटाइल कम है वो प्राइमरी फोकस रखें कि भाई हमें पहले जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी है और फिर एडवांस का अगर होगा तो हम एडवांस की प्रिपरेशन भी करेंगे बाद में। बिल्कुल सर। सर जी सर, आप मुझे बताइए कुछ किस तरह की क्वेरीज आपके पास आ रही हैं। मतलब बच्चों के रोज अभी जैसे अभी आ गए हैं मार्क्स बच्चों के, तो बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि सर कंफ्यूजन बहुत बढ़ रहा है उनके बीच में कि सर कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करना चाहिए, किस तरह के सवाल करें, अब आगे कैसे बढ़ना है, कुछ उसके बारे में। देखिए सर, यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि बच्चों को स्पेसिफिकली अपने टारगेट सेट करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत कैटेगरी हैं। अगर मैं मोटा मोटा देखूँ इसको तो मैं लगभग इसको 3 कैटेगरी में बांट सकता हूँ। जो 200 से ऊपर के मार्क्स के स्टूडेंट हैं उनको प्राइम फोकस अपना एडवांस की तरफ कर देना चाहिए। और अगर वो 12th बोर्ड में तो थोड़ा लिटिल बिट वो बोर्ड की प्रैक्टिस भी करता रहे, तो उसको करना चाहिए कि उसको मिक्स क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मॉक टेस्ट रिपीटेडली उसको देते रहना चाहिए, अपने टेस्ट को एनालिसिस करे और अपने वीक पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करे। और एडवांस के स्टूडेंट को मैं थोड़ा गाइड करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं हो कि बहुत भारी भारी सवाल पे ही वो फोकस करे, क्योंकि एडवांस के पेपर भी एकदम मुझे लगता है सर आजकल फंडामेंटल ही आ रहे हैं, तो जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इनको वो अब शार्प करें। बट अगर हम बात करते हैं कोई स्टूडेंट है कि सर मैं 150 और 200 के बीच में कहीं लाई कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है उसको एक बैलेंस स्टडी करनी चाहिए जिसमें वो जेई मेन पे भी अपना फोकस कर पाए ताकि वो 99 से ऊपर की परसेंटाइल को अचीव कर ले अगले अटेम्प्ट में। तो उसको थोड़ी सी अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इस बार वो प्रिपरेशन में क्या लैग करके गया था, किस सब्जेक्ट में उसने लैग किया है, कौन सी सब्जेक्ट में उसकी सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई है, या मैं बोलूँ कि कौन से टॉपिक उसके उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। तो पहले उनको उठा लेना चाहिए, उनसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए और फोकस होकर स्टडी करना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट की जो इससे भी थोड़े से बिलो हैं, 150 के भी नीचे चले गए हैं, तो उनको अपना पूरा फोकस क्या है, जेई मेन पे करके साथ में बोर्ड को प्रिपेयर करना चाहिए। और ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि मैं सिर्फ अगर जेई मेन के कंटेंट पढ़ रहा हूँ, क्लास नोट्स पढ़ रहा हूँ जो एलन ने आपको प्रोवाइड किए हैं, एलन के स्टडी मटेरियल पे मैं फोकस कर रहा हूँ, तो मेरा एडवांस नहीं होगा। डेफिनेटली आप एडवांस में भी बेहतर कर सकते हैं, बट आप उनको छोड़ दीजिए जो बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है या बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। तो मुझे लगता है देवेश सर शायद ये स्ट्रैटेजी सभी स्टूडेंट को थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी और इसी पे उनको स्टिक होना चाहिए, फोकस होना चाहिए। काफी हेल्पफुल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक क्वेरी मेरे पास आई थी स्टूडेंट की कि मतलब वो शायद बहुत सारे बच्चों की भी होनी चाहिए कि सर कभी हम जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सवाल देखते हैं, कुछ बड़ा लेंदी सवाल अगर मुझे दिख जाए, डिफिकल्ट दिखने में, पढ़ने में थोड़ा भयानक सा दिखता है, तो बच्चे अपने हाथ मतलब एकदम से बेसिकली हार मान जाता है और आगे फिर वो सोचता है सर मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर पेपर में भी ऐसा कहीं होता है क्योंकि एडवांस के पेपर में भी कॉम्प्रेंशन टाइप जो आते हैं काफी लेंदी होते हैं, क्वेश्चन भी लेंदी से दिखते हैं, तो बच्चा वहां पे थोड़ा सा घबरा जाता है, नर्वस हो जाता है। तो उसे कैसे इंटरप्रेट किया जाए, कैसे उसे देखा जाए उन सवालों को? सर बात ये कि जैसे एडवांस के पेपर की बात करें, आप जैसे बता रहे काफ़ी बड़े सवाल देखने को मिलते हैं। सर बच्चे को ये मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि जब मैं एडवांस का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पूरे पेपर की तरफ डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये सोचना चाहिए कि मैं कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस या पर्टिकुलर अच्छे क्वेश्चंस में सेलेक्ट करके अगर सॉल्व करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा जो थोड़ा वीक भी है या एवरेज भी है, अगर वो 40 to 45% क्वेश्चन को भी सही तरीके से मैनेज कर लेगा तो कहीं ना कहीं उसकी काफ़ी अच्छी रैंक आ सकती है। और रही बात लेंदी क्वेश्चंस की, तो लेंदी क्वेश्चंस कई बार ऐसा देखा गया है सर कि देखने में काफ़ी लेंदी होते हैं बट सॉल्व बहुत ईजिली तरीके से हो जाते हैं।
तो फाइटिंग स्पिरिट रखना पड़ेगा बच्चों को थोड़ा सा कि हाँ अगर सवाल लेंदी है तो एक बार स्टडी करें, उसको देखें क्या मैं सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर लगता है सॉल्व कर पाऊंगा तो उसको सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज ही और शी शुड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे ऐसे सवाल आते हैं पेपर में जी एडवांस में जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब अगर मैं देखूं तो जो लेंथी सवाल होते हैं उनको धीरे धीरे पढ़े, अपनी मतलब उसकी प्रैक्टिस भी करे, एग्जाम से पहले थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन टाइप की प्रैक्टिस करे, उसकी रीडिंग हैबिट थोड़ी बढ़ाए, तो ये शायद उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। मतलब एडवांस के लिए सर उसको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पे बिल्कुल ज्यादा फोकस करना चाहिए। मल्टीपैरेट क्वेश्चन हो गए, आपके कॉम्प्रिहेंशंस हो गए, मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चंस हो गए, इन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। और दूसरी बात, जैसे 6 आवर्स की सिटिंग की प्रैक्टिस करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारी 6 आवर्स की प्रैक्टिस नहीं होती। हम शुरुआत के 3 आवर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर आने वाले जो 3 आवर्स का जो हमारा एग्जाम होता है उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन दिखता है हमें। तो वो चीज हमें ध्यान रखनी कि हमारे 6 आवर्स जो है वो बेस्ट एफिशिएंसी के साथ निकले, तो कहीं ना कहीं हम 45-50% बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने मुझे मतलब बच्चों के लिए बताई बहुत अच्छी है कि एडवांस के पेपर में हमको पूरा पेपर सॉल्व करने के पीछे नहीं भागना है। जैसे कि मेंस में था, यही बहुत बड़ा डिफरेंस है मेंस और एडवांस में। हम मेंस में पूरा पेपर करने की तरफ भागें और एडवांस में मतलब हम लोग सोचते हैं कि अगर हम 50% पेपर भी कर रहे हैं तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर दोनों ही अपने अपने पहलू हैं। अगर मेंस की बात करें तो वहां पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए, बिल्कुल। पर एडवांस की अगर बात की जाए तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो क्वेश्चंस किए हैं आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने 50% क्वेश्चंस किए हैं तो सही होने चाहिए मेरे। स्पीड इतना मैटर नहीं करती, हाँ थोड़ा बहुत देखो, स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ प्रैक्टिस, तो अपने आप प्रैक्टिस से ही आएगी। तो कहीं ना कहीं हमें एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहिए जी एडवांस के लिए। बिल्कुल। तो देवेश सर, आपने ये जो सवाल पूछा था इसमें एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा। हर सर आप भी इस पे अपनी राय रखिएगा कि जो बड़े सवाल होते हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप के, जनरली स्टूडेंट इनसे भागते हैं, है ना। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है या मेरी एक्सपर्टीज ये कहती है कि ये उतने टफ नहीं होते हैं जितने दूसरे सवाल टफ होते हैं। अब समस्या ये आती है स्टूडेंट को कि वो ऊपर से स्टार्ट करता है रीडिंग और लास्ट तक आता है ऊपर का भूल जाता है। अगर आप बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको हाथ वो लिखना चाहिए। आप जब ऊपर से पढ़ रहे हैं तो उसी समय आपका दिमाग कैलकुलेट करता रहना चाहिए, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, समथिंग लाइक दैट, और ये शायद कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर रहा है। और जब लास्ट में आ जाए तो स्पेसिफिकली उस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि पूछा क्या है एग्जैक्टली। क्योंकि अगर आपको ये ब्रेन में होता है ना कि मुझे पूछा ये है, मुझे निकालना ये है, तो फिर उस डेटा को आप शॉर्ट में इंटरप्रेट कर सकते हैं देवेश सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से आप 50-60 क्वेश्चन कर लें अभी भी, तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि बड़े पार्ट को हम कंप्रेस करके अपनी आंखों के सामने कैसे पिक्चर फॉर्म में क्रिएट करते हैं। और मुझे लगता है फिजिक्स में तो देवेश सर ये बहुत ज्यादा बेहतर स्कीम होती है कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कोई नया कॉन्सेप्ट ही वहां पे होता है, बट एक्चुअली अगर बच्चा देखेगा नया कॉन्सेप्ट देख के घबरा जाता है, पर देखा जाए तो पूरा एक्सप्लेन्ड होता है उसके अंदर, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो उसको अगर ढंग से पढ़ ले, 5 मिनट देकर उसको ढंग से पढ़ ले, तो वो बहुत ही ईजी सवाल भी हो जाते हैं कई बार। और उस क्वेश्चन को पढ़ने की स्ट्रैटेजी भी यही करनी है कि आप एक बार में उसको इतनी अच्छी स्किल से पढ़िए, इसी को बोलते हैं रीडिंग स्किल, कि एक बार में आपको सारा डेटा क्रंच करके बाहर निकाल लीजिए ताकि आपको पूरा पैसे दोबारा रीड करने की जरूरत ना हो। अगर आप इस तरीके से अपने आप को मैनिपुलेट करेंगे अभी से, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप IIT एडवांस के अंदर बहुत बेहतर सिचुएशन में होंगे और आपका रिजल्ट जो है वो स्पार्क करते हुए नजर आएगा। मैं भी देवेश सर एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे कि माइंड गेम है सबसे बड़ा। तो बच्चा क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन जीत सर प्रैक्टिस ही नहीं करता। बिल्कुल सर। कॉम्प्रिहेंशन हो गया, मल्टीपल करेक्ट हो गया, तो बच्चा इन क्वेश्चन से दूर भागता है। तो जब तक दूर भागेगा बच्चा तो उस चीज को हैंडल कभी भी नहीं कर पाएगा। तो अगर 50 से 60 सवाल या 100 सवाल बच्चा इसको प्रैक्टिस कर ले, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में सर हमने देखा है कि एक क्वेश्चन ही डिकोड करना सबसे डिफिकल्ट होता है, फिर सारे बन। अगर एक क्वेश्चन आपने डिकोड कर दिया तो 3 क्वेश्चन का अगर पैराग्राफ है तो आई थिंक पूरा कॉम्प्रिहेंशन ही डिकोड कर दिया। बिल्कुल। तो सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि जो भी आप लाइन पढ़ रहे हैं उसका डाटा एक बार लिखते जाए थोड़ा थोड़ा, तो दैट विल बी बेनिफिशियल। क्योंकि एक साथ पूरा कॉम्प्रिहेंशन देखोगे तो वो बहुत बड़ा लगेगा, पर अगर डाटा लिखते जाएंगे आप 3-4 लाइन में छोटे छोटे स्टेप में, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। ऐसे ही एक मल्टीपल चॉइस की अगर हम बात करें और स्पेसिफिकली अगर थ्योरेटिकल हो, तो वहां पे बच्चे को सबसे बड़ी जो समस्या आती है हर सर, वो ये है कि वो 4 में से 2 या 3 पे तो कॉन्फिडेंट रहता है, पर एक उसको फंस जाता है। और अब एक अगर फंस गया तो उसका कॉन्फिडेंस वही जीरो हो जाता है कि मैं टिक करूं या ना करूं। तो इसीलिए आपको मल्टीपल पे भी बेहतर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कुछ मल्टीपल जो न्यूमेरिकल टाइप के होते हैं उसमें मैंने अक्सर करके देखा है कि अगर आप ऑप्शन ए बना रहे हैं ना कि ए में ये पूछा गया है, तो बाय डिफॉल्ट उसी के अंदर बी इंक्लूडेड होगा और उसी से जुड़ा हुआ सी भी होगा। तो अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो श्योर शॉट है कि एडवांस में आप स्कोर कर पाएंगे। और मेरा अभी तक ये एक्सपीरियंस रहा है कि जिस स्टूडेंट का मल्टीपल करेक्ट बेहतर होता है, उसकी थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है, उसके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं। तो अगर कोई भी स्टूडेंट एडवांस का प्रिपरेशन कर रहा है और वो चाहता है कि मैं बहुत बेहतर परफॉर्म करूं,
तो उसको हर चैप्टर में मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा स्पेसिफिकली फोकस्ड होना चाहिए, जिससे उसकी थ्योरी इंप्रूव होगी, उसकी स्किल्स इंप्रूव होगी, उसकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसकी एनालिटिकल स्किल्स भी बहुत बेहतर हो सकती है देवेश सर। तो इस पे आप और इनको थोड़ा सा फिजिक्स से जुड़ा हुआ ज्ञान ऐसा लग रहा है कि ये सेशन बच्चों के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम सारी जो बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं उन सब चीजों को यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबके सोल्यूशन आप लोगों से लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सर एक और क्वेरी मैं आपको बताता हूँ कि यार कल ही मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, मतलब वो स्टूडेंट, उसने कहा कि सर मैं को सब आता है, मतलब मैं पेपर को देखा, मेरे को ऐसा लगा मुझे सब आता है, बट जब पेपर करने लगता हूँ पेपर थोड़ा ब्लैक आउट, मतलब होता है ना ब्लैंक हो जाता है, बच्चा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है, वहां नर्वस हो गया है पेपर में, तो और उन्हीं क्वेश्चन को घर पे आगे करे तो उसको बड़ा ही आसान लगता है कि सर यार ये मैंने कैसे गलती कर दी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बच्चा सिली मिस्टेक या बच्चा नर्वस होने के कारण ऐसा हो जाता है, तो सर इस चीज से वो कैसे इंप्रूव करे? सर बहुत अच्छा सवाल है, एक्चुअली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सारे बच्चों के साथ ही होता है। बिल्कुल। तो कैटेगरी वाइज सर हम बात करते हैं करके, सबसे पहली बात तो आपने बताया कि बच्चा ब्लैंक हो जाता है, एक स्टेज पे जाने के बाद ब्लैंक हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि शुरुआत में वो ऐसे क्वेश्चंस को पिक कर लेता है जहां पे वो स्टक हो जाता है कैलकुलेशन में, या उसको लगता है कि मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या दिस इज माय फेवरेट चैप्टर, तो वो अपने ईगो पे ले लेता है कि यार मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि वन क्वेश्चन इज इनफ टू ruin योर एंटायर पेपर, पूरा पेपर बर्बाद करने के लिए सवाल काफी होता है सर। तो आपको ऐसे सवालों से बचना है और डेफिनेटली एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देगा। तो शुरुआत के 1.5 आवर आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहिए ताकि आप लास्ट में जाके ब्लैंक ना हो, पहली बात। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी, सिली मिस्टेक्स जो हमसे होती है या हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते, उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि सर हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करते घर पे। अगर हम टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें ना घर पे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, हम प्रेशर हैंडल करना ही नहीं सीखते। बिल्कुल। हम क्या करते हैं कि 10 क्वेश्चन के हमारे पास रेस है तो हम 10 क्वेश्चन को 2 आवर्स के लिए कर रहे हैं, 1.5 आवर के लिए कर रहे हैं। हमें ये फिक्स करना चाहिए कि 40 मिनट में मुझे 10 सवाल करने हैं, फिर आगे प्रैक्टिस करनी चाहिए 35 मिनट्स में वो मैं 10 सवाल करूंगा। अगर मैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस करूंगा तो कहीं ना कहीं मैं प्रेशर हैंडल कर रहा हूँ, वो प्रेशर मैं एग्जाम में भी हैंडल कर पाऊंगा। हम प्रेशर हैंडल करना ही एग्जाम में सीखते हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है सर, जैसे फाइटर प्लेन होता है सर, तो उसमें इजेक्शन जो होता है तो वो कभी भी फाइटर पायलट को प्रैक्टिस नहीं कराया जाता, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं। अगर इजेक्शन करेगा तो प्लेन ऑब्वियस सी बात है क्रैश होगा, तो उनको प्रैक्टिकली नहीं कराया जाता। तो ऑब्वियस सी बात है एग्जामिनेशन का प्रेशर भी बच्चा वहां जाके ही फेस करेगा, पर हम थोड़ा बहुत तो प्रिपेयर कर ही सकते हैं उस प्रेशर को अपने घर पे। तो इस बात का ध्यान रखें बच्चा के टाइम बाउंड प्रैक्टिस करें, जितना टाइम बाउंड प्रैक्टिस करेगा, और आंसर्स भी एक क्वेश्चन के बाद ना देखे। बिल्कुल कोशिश करें कि 10 क्वेश्चन मैंने पूरे अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद ही आंसर की देखे, देन आफ्टरवर्ड सोल्यूशन। बच्चा ये करता है कि एक क्वेश्चन करा, आंसर देखा नहीं हुआ, सोल्यूशन देखा, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे टू, मतलब प्रॉपर फाइट नहीं कर रहा है सवाल के साथ। एक दो बार तो कम से कम अटेम्प्ट करे, उसके बाद वो सोल्यूशन पे जाए। और सोल्यूशन मेरे हिसाब से 10-15 सवाल करने के बाद अपना टाइम देख ले कि भाई 30 मिनट में मैंने 10 सवाल करे, अब मैं उन 30 सवाल के सोल्यूशन देख लूं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्वेश्चन करा सोल्यूशन देखा, क्वेश्चन किया सोल्यूशन देखा। वो थोड़ा वहां बच्चा सीख तो रहा होता है, बट वो आपने जो बात बोली प्रेशर हैंडल, वो नहीं कर पा रहा है। तो देवेश सर कई बच्चों से बात होती है तो 1 महीने अपन उसको ये टास्क देते हैं कि आप इस तरह से फॉलो कीजिए। डेफिनेटली 1 महीने 2 महीने के बाद बच्चा अगर रेगुलर प्रैक्टिस करता है इस चीज को तो काफी बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है बच्चों के एग्जामिनेशन में, क्योंकि वो प्रेशर हैंडल करना सीख जाता है। सबसे बड़ा गेम ही प्रेशर का है सर। तो अब सर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात याद आ गई कि भाई अब ये प्रेशर हैंडल आप बोल रहे हैं टेस्ट कर, तो मॉक टेस्ट हम बच्चों को बोलते हैं करने के लिए। कई बार मतलब बच्चों को भी आजकल हम गाइड कर ही रहे हैं कि अब थोड़े से मॉक टेस्ट बढ़ाओ, मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आपने सिलेबस तो पूरा ही कर लिया है, तो फुल सिलेबस टेस्ट दो। जितने ज्यादा दोगे आप उतने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो बेसिकली वही चीज हो रही है कि आप वहां पे टेस्ट दोगे तो थोड़ा प्रेशर हैंडल करना सीखोगे, उस पेपर को करना सीखोगे, कैसे अटेम्प्ट करना है, हर पेपर में अपनी गलतियों को एनालाइज करो। तो सर सब्जेक्ट वाइज आप कैसे हो सकते हैं, मतलब कैसे एनालाइज करना चाहिए टेस्ट को? जी सर थोड़ा आप इस पे गाइड करें बच्चों को। देवेश सर इसमें मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है वो ये लगती है कि बच्चा टेस्ट से कब भागना शुरू करता है। सबसे पहले ये सोचना पड़ता है वो टेस्ट से तब भागता है जब वो रॉन्ग डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा है, वो जिस भी जगह से जुड़ा हुआ है, जैसे अंडर गाइडेंस में स्टडी कर रहा है। सबसे पहले उसको उनका प्लानर देखना चाहिए और उस प्लानर को ये देखना चाहिए कि मेरा इनकमिंग टेस्ट क्या क्या है। अब मान लीजिए अगर कोई टेस्ट आ रहा है और उसकी 100% प्रिपरेशन नहीं है, बट डेफिनेटली वो ये श्योर करे कि अगर मेरी 50% प्रिपरेशन है तो मैं 50% पे भी वो पेपर अटेम्प्ट करूं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करूं। अब दूसरा जो एक पॉइंट था प्रेशर का, उसमें मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि एकेडमिकली तो हर सर ने सब कुछ समझा ही दिया है, एक थोड़ा सा ना फिलोसॉफिकल लॉजिक भी है कि डर बहुत कॉमन चीज है ना। और इस यंग जनरेशन में तो मुझे लगता है सर कि खोने का डर बहुत कुछ होता है। तो पहले आपको मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ वॉर, ये एक तरह का वॉर है ना। वॉर में टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस भी फेक नहीं होना चाहिए। अब ये एक दिन में बिल्ड नहीं होता, आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आप अपने आप को ये समझाइए कि मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है,
मेरे पास पाने के लिए, अगर मान लीजिए कोई पेपर आपका मॉक खराब होता है तो डेफिनेटली आप ये सीख गए कि उस पेपर ने आपको ये बता दिया कि देख भाई तुमको ये नहीं आता है, अपनी ये आपका लैक है और आप इसको इंप्रूव करिए, अदरवाइज आपको फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे अगर क्रिकेट की बात करें जो बहुत पॉपुलर है, तो जब मुझे जब तक याद है कि जब सचिन खेला करते थे तो बाउंसर का एक बहुत ही खौफ रहा करता था। तो उस समय ऐसा बोला जाता था कि इंडियन प्लेयर जो है बाउंसर को बहुत अच्छा नहीं खेलते हैं, हुक और पुल बहुत अच्छा नहीं करते हैं। बट अगर हम नई जनरेशन में देखें तो मुझे लगता है इस समय हुक और पुल इंडिया के अंदर बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए, इसीलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन जर्नी में। और फिलोसॉफिकली आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपके माइंड को पॉजिटिव बिल्ड करना पड़ेगा कि यस मैं कर सकता हूं, और सभी करते हैं। ऐसा नहीं, हर साल कोई ना कोई तो हिस्ट्री क्रिएट करता ही है और हर साल कोई ना कोई स्टूडेंट जो है बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म भी करता है, तो व्हाई नॉट यू, तो आप भी कर सकते हैं। तो अगर इस माइंड को पॉजिटिव रखेंगे आप तो डेफिनेटली करेंगे। दूसरा, एक प्रेशर का जो आपने ब्लैंक आउट का बारे में बात की थी, उसमें मुझे एक और बहुत बड़ा रीजन नजर आता है जो मैंने बहुत कॉमनली स्टूडेंट में देखा है, बट वो टॉपर में वो दिक्कत नहीं होती है कि वो घर पे क्या करते हैं, एक चैप्टर लेके बैठ जाते हैं। जस्ट फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के सवाल करेंगे, अब आपका ब्रेन काइनेमेटिक्स सोच रहा है, आप क्वेश्चन काइनेमेटिक्स कर रहे हो। पेपर में ऐसा नहीं होगा, पेपर में एक काइनेमेटिक्स से दूसरा थर्मोडायनेमिक्स से और एडवांस मैकेनिक्स से मल्टी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक ही सवाल में 3-4 कॉन्सेप्ट मिले होते हैं। आपका ब्रेन स्विच नहीं कर पाता है, और स्विच नहीं कर पाता दैट मीन आपका ब्रेन उस केस में ब्लैंक आउट कर जाता है। आपको आता है, अब जब आप घर जाते हो तो प्रेशर हट जाता है, तो आप इजीली उसको सॉर्टिफाइड कर लेते हो। तो अगर आप अपने आप को थोड़ा इस तरीके से बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली एडवांस नॉलेज के साथ साथ आपकी स्पिरिट, आपकी टेम्परामेंट, और मुझे तो लगता है शायद एवरीथिंग, सारे पैरामीटर चेक कर लेता है कि आप वाकई में काबिल हैं या नहीं है। तो काबिलियत तो बिल्ड करनी पड़ेगी। सर यहाँ पे मुझे केमिस्ट्री, आप केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं, तो मुझे आपसे एक और चीज़ पूछनी है। बच्चों को काफ़ी दिक्कत रहती है सर केमिस्ट्री में याद करने के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं जनरली इनऑर्गेनिक में काफ़ी याद करना होता है, तो बच्चा कहता है सर हम एग्जाम में भूल जाते हैं, कैसे रिकॉल करें उन चीज़ों को, वो फॉर्मूले, वो की कॉन्सेप्ट्स कैसे रखें याद, कुछ आपकी एक्सपर्ट एडवाइस। मैं इसमें बहुत कॉमन सी बात करता हूँ, एक बहुत कॉमन है, भूलना इज नॉट ए एबनॉर्मल थिंग, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। अगर आप भूलते हैं, मैं भूलता हूं, तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है ना कि आप भूल रहे हैं, भूलना अच्छी है बात है, बट हमने देखा है कि हम जनरली इसको एबनॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट प्लस कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। अब अगर आईओसी के पार्ट की बात करें तो आपका टाइम सेविंग करने वाला सब्जेक्ट है ये, और डेफिनेटली क्वेश्चन फिक्स है, वहीं से घूम फिर के क्वेश्चन आते हैं, नए कॉन्सेप्ट बहुत रेयरली यहाँ पे आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आप पहले एक ईगो बना लेते हैं कि मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैथमेटिक्स हूँ, इंजीनियरिंग करूंगा तो आई डोंट बिलीव इन द रिमेम्बरिंग थिंग वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको स्कोर करना है बेहतर। तो देखिए, आप जब पहली बार केमिस्ट्री के फंडामेंटल चैप्टर को पढ़ते हैं आईओसी को, तो मुझे ऐसा लगता है आपको 1 हफ्ता 10 दिन लगता है उस चैप्टर को मेमोराइज करने में, बट जब आप सेकंड टाइम करते हैं टेस्ट पेपर में तो वो श्रिंक होके 5 डे आ जाता है, थर्ड टाइम करते हैं तो 2 डे आ जाएगा, और जब तक आप एग्जाम में पहुंचेंगे, आप 20 बार से ज़्यादा आप एलन के साथ टेस्ट दे चुके हैं, तो डेफिनेटली वो क्रंच होते होते इतना शॉर्ट पार्ट हो जाता है कि आपको मेमोराइज रहता है। बट एक स्टिल एक प्रॉब्लम रहती है कि स्टूडेंट को कभी कभी ऐसा लगता है वो रिएक्शन में भूल गया, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा एग्जाम में रिएक्शन याद आती हैं और आप डेफिनेटली सही सवाल अटेम्प्ट करके आ पाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैं ये सलाह जरूर दूंगा कि आईओसी में अनवांटेड चीज़ों से बचना चाहिए उनको। अच्छी गाइडेंस में अगर वो पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली उनके टीचर उनको हेल्प करते होंगे कि अनवांटेड रिएक्शन, अनवांटेड प्रोडक्ट हमें डील नहीं करने, और पूरी कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत फंडामेंटल सवाल आते हैं सर, तो डेफिनेटली आईओसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन जेईई प्रिपरेशन। और मोस्ट डेंजरस तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, इट्स अ इजी कॉन्सेप्ट, बट इसको अगर आप स्टार्टिंग में इसके साथ एक निगेटिव ईगो बना लेंगे तो फिर ये आपके लिए ऐसा सरदर्द बन जाएगा कि आप इससे कभी भी मतलब सर मुझे आपकी बातों से इतना समझ आया कि अपना रिवीजन टाइम टू टाइम चलता रहे, मतलब आप जब तक पूरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पूरा साल, कम से कम 20-25 बार आप रिवाइज कर चुके हैं उस चीज को। बिल्कुल। इसमें हम एक सलाह और देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम के 5-7 दिन बचे हुए हैं, तो जनरली हम बोलते हैं कि अब आप ज्यादा पढ़ने पे ध्यान मत दीजिए, बट मैं स्पेशली स्टूडेंट को कॉल करके अपने मेंटरशिप में ये गाइड करता हूँ कि लास्ट के 4-5 दिन में आप कुछ मत पढ़िए, आईओसी जरूर पढ़िए, क्योंकि आईओसी लास्ट में आप एक बार पढ़ेंगे ना तो वो सीधा आपके दिमाग में छप जाएगी और दिमाग से सीधा आउटपुट बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है अगर आपको रैंक इंप्रूव करनी है तो आईओसी आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बहुत बढ़िया। हर्ष सर, अब आप मुझे एक चीज बताइए, बच्चों को एक बार ये क्या बोलते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत होती है प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में भी, और एग्जाम में तो हो ही जाती है। उनको काफी परेशान रहते हैं, सर हमको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्या होगा हमारा, कैसे करेंगे। वो उसी में अपना इतना समय खराब कर चुका होता है कि वो और ज्यादा उसका स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है।
तो इससे कैसे इंप्रूव किया जाए? देवेश सर, सबसे पहली बात तो मैं हमेशा ऐसे क्लासेस में बच्चों को बोलता हूँ कि अपनी डिक्शनरी से एक शब्द आप हमेशा के लिए हटा दीजिए, वो है प्रॉब्लम। क्योंकि जितना हम इस शब्द के बारे में सोचेंगे ना कि प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो आई थिंक स्टूडेंट शुड रिप्लेस दिस वर्ड बाय सिचुएशन। तो कहीं ना कहीं बच्चा अगर प्रॉब्लम शब्द को सिचुएशन से रिप्लेस कर दे तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है आधा भार तो उसका वहीं कम हो जाएगा। बिल्कुल। जैसे पेरेंट्स को बताता है मुझे ये प्रॉब्लम है, उसको ये सोचना चाहिए मुझे ये सिचुएशन मिली है, दिस इज द टास्क आई हैव बीन असाइन्ड, और मुझे बहुत अच्छे से इस टास्क में परफॉर्म करके दिखाना है। तो एक रीजन कहीं ना कहीं ये होता है कि मेंटली वो ये सोच लेता है कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, मेरा ये चैप्टर कंप्लीटली, मेरा ये बैकलॉग नहीं है। तो सबसे बड़ा कारण होता है एंजाइटी और स्ट्रेस का, उसका बैकलॉग सबसे पहला कारण। बैकलॉग की वजह से टेस्ट में नंबर नहीं आना, ये दूसरा एंजाइटी। भाई एंजाइटी और स्ट्रेस बच्चा तभी लेगा कहीं ना कहीं वो लैग बिहाइंड करेगा। तो बच्चे को ये बात ध्यान रखनी कि जब मैं टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे हमेशा टेस्ट का वैल्यूएशन करना चाहिए, या मुझे उसको देखना चाहिए कि मैं कहाँ पे गलत हूँ। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे, अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली बात है वो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती ही जाएगी, कम नहीं होगी। और फिर इसका तो कोई हेल्प भी नहीं कर सकता, मतलब अपनी गलती तो आपको खुद को ही सीखना है। बिल्कुल देवेश सर, मतलब अपन बच्चों को हमेशा एडवाइस करते हैं कि टेस्ट तो सबसे बड़ी चीज है जो आपको एनालाइज करना चाहिए हमेशा। अगर आप नहीं करते, सर ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे क्रिकेट का एग्जांपल दिया, तो एक एग्जांपल मुझे भी याद आया 2004 में जब सचिन वाज प्लेइंग विद ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे बार बार आउट हो रहे थे, बिल्कुल ड्राइव पे। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरे मैच में ही उन्होंने कवर ड्राइव नहीं मारा, और डबल सेंचुरी आई थिंक उन्होंने मारा था, और एक भी शॉट जो था वो कवर ड्राइव में नहीं था। तो दैट इज द थिंग, ये चीज हमें भी ध्यान रखनी है कि हमें अपनी मिस्टेक से सीखना है। तो कहीं ना कहीं अगर हम मिस्टेक से नहीं सीखेंगे, इनको इंप्रूव नहीं करेंगे, तो स्ट्रेस और एंजाइटी बनी रहेगी। दूसरी बात ये कि हम बैकलॉग्स ना होने दें। हमेशा ये चीज ध्यान रखें कि हमारी करंट क्लासेस सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर हम करंट क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो चाहे आपकी ऑफलाइन क्लासेस हो, इफ यू आर मिसिंग ना, देन मींस आप सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, सबसे बड़ा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेरे को लगता है सबसे ज्यादा दिक्कत ही रहती है बैकलॉग में। बच्चा एक क्लास छोड़ेगा, 2 क्लास छोड़ेगा, फिर उसकी आदत सी बन जाती है, क्योंकि उसको वो आएगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा सर सबसे तो पूरा एकदम एक साइकिल ही बन जाती है उसके साथ कि भाई मैं छोड़ रहा हूँ, क्लास छोड़ रहा हूँ, बैकलॉग इकट्ठा हो रहा है, फिर वो पुराना बैकलॉग करते करते आगे भी बैकलॉग कर रहा है अपना। तो बैकलॉग तो सर ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होगी। एक बार उसने सोचा कि मुझे रिकॉर्डिंग्स मिल रही है या जो भी फैक्टर्स है, वो कभी खत्म नहीं होता। फिर वो बच्चा उसको पाइल अप करता जाता है, और पाइल अप होने के बाद एक टाइम ऐसा आ जाता है, मतलब हम कारण पे बात कर रहे हैं कि स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चे को होता क्यों है, तो ये सारे रीजंस है उसके, और उसको वो इतना ओवरबर्डन कर देता है चीजों को कि मैं नहीं कर सकता। मतलब बच्चा 6 महीने में सर ऐसी बातें करने लग जाता है, आपसे भी बात होती होगी, सर से ही बात होती होगी कि सर मेरा तो अब नहीं हो पाएगा, 6 महीने बाद छूट गया, 6 मंथ 4 मंथ्स का कोर्स छूट है, ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। आपको उस चीज को लेकर स्ट्रेस और एंजाइटी तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए कि मेरा 4 मंथ्स का किसी भी रीजन की वजह से अगर बैकलॉग हो गया, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, तो मैं जेई क्रैक नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। आप जिस दिन से स्टार्ट करोगे ना, उस दिन से ही आपकी जेई की जर्नी स्टार्ट होगी, और कहीं ना कहीं आप बहुत बेहतर एग्जाम्पल है सर, काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, ऐसे एग्जाम्पल काफी। लास्ट ईयर भी काफी स्टूडेंट्स थे अपने पास, मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं, काफी स्टूडेंट्स आपने ही पढ़ाए होंगे सर, जी सर आपने ही पढ़ाए होंगे, कि भाई हमारा प्रिपरेशन थोड़ा होता है, कोई भी XYZ रीजन हुआ हो, कभी सिलेबस नहीं हो पाया, कुछ भी हुआ, पहला अटेम्प्ट अच्छा नहीं हुआ, पर उसने सेकंड अटेम्प्ट ने बहुत ही अच्छा कर दिया, क्योंकि हार नहीं मानी, वही फाइटर एकदम लड़ता चला गया और एकदम मेहनत करी, और सेकंड अटेम्प्ट उसने बहुत अच्छा किया। हाँ, तो देवेश सर मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी तो ठीक है, ये सारे कारण हो गए। अगर आपको कैसे कम कर सकते हो उस चीज को, तो आप पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनसे बातचीत कीजिए, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर कीजिए, ट्राई टू फाइंड आउट सब सोल्यूशन बाय पेरेंट्स। और अगर आपको लगता है कि फैकल्टीज से बात हो रही है, तो फैकल्टीज से बात करके उन चीजों को रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि मेरी जो प्रॉब्लम है मैं कैसे रिजॉल्व कर सकता हूं, सोचकर। हाँ, डेफिनेटली सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, आपको इतने सालों का अनुभव है एलन के टीचर्स के पास, जो आपके साथ शेयर करेंगे कि कहीं ना कहीं आप इस प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हैं, या कैसे ना कैसे इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और डेफिनेटली हर चीज का सोल्यूशन सर हम लोगों ने दिया है, और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई है। तो सोचेंगे तो स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगा, और नहीं सोचेंगे, बातचीत करेंगे तो खत्म होगा। और दूसरी बात, हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए साथ के साथ। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम से पहले मेडिटेशन, मतलब अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखना चाहिए। एग्जाम से 10-15 दिन तो कम से कम ऐसे होने चाहिए क्योंकि बच्चा इतना पढ़ चुका होता है, वो स्ट्रेस हो चुका होता है, सैचुरेट हो चुका होता है, तो थोड़ा मेडिटेट करे, थोड़ा घूमे, पेरेंट्स से बात करे, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स इनसे बात करें। हाँ, पर यहाँ पे ये हो जाता है कि फिर वो पढ़ाई ना छोड़े, पढ़ाई रेगुलरली करता रहे, पर हाँ बीच बीच में अपने पेरेंट्स से बात करे, पूरा अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे डिस्कस करे। इसमें मुझे एक पॉइंट और लगता है सर कि बेसिकली स्ट्रेस एंजाइटी जहाँ से स्टार्ट होती ना बिल्ड होना, वो है कि आप डिसिप्लिन में नहीं थे। स्टार्टिंग से आपने डिसिप्लिन छोड़ रहा है, आप किसी दिन तो 6 घंटे पढ़ रहे हैं,
फिर 3 दिन तक आप ब्लैकआउट कर गए, 3 दिन तक आपने कुछ किया ही नहीं है, फिर आप अचानक एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, है ना, जस्ट काइंड ऑफ कि मैं बहुत अच्छा करूंगा, मेक ए टाइम टेबल लाइक दैट, और उसके बाद फिर 8 घंटे पढ़ लिए। बिल्कुल। अगर आप जेई की प्रिपरेशन या किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हैं, तो अगर आप डिसिप्लिन में हैं और सिर्फ 4 ही घंटे पढ़ रहे हैं, आपको कभी स्ट्रेस, कभी एंजाइटी होगी ही नहीं। मतलब इनफ है, डेफिनेटली। आप अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की मैथ्स रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, वो क्लास लो, एक 1.5 घंटा रोज का उन क्लास को देना है कि भाई हमको रिवाइज करना है, और जो होमवर्क दिया वो खत्म करो, बस इतना वो बच्चा कर लेना साल भर। जेई एडवांस तो क्या है, बहुत इजी है उसके लिए। डिसिप्लिन, मुझे लगता है कंपटीशन एग्जाम में डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ सक्सेस। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो आपकी नॉलेज कितनी भी शार्प हो, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत बेहतर आउटपुट लेकर आएंगे। हर साल मैं ऐसे कई स्टूडेंट को देखता हूं जिनको आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो बहुत बेहतर आउटपुट देते हैं, बहुत बेहतर जवाब देते हैं, लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। उसका रीजन यही है कि वो डिसिप्लिन में कभी नहीं रहे, और लास्ट में आते आते वो एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इन सब में आ जाते हैं। फिर वो अपने पेरेंट्स और एज वेल एज फैकल्टी से भी दूर भागते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनको पता है कि अब सच सामने आने वाला है। तो वो जो डर क्रिएट हो जाता है माइंड में, उसकी वजह से वो स्ट्रेस उसके ऊपर हावी हो जाता है। फिर वो करता क्या है, ओवरथिंक, बस वो सोचता है, लूप बनाते सोचता ही रहता है। अगर आप ऐसे सोचते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता डेफिनेटली आप निकल पाएंगे। सोचिए कम, काम करिए ज्यादा, और अपने आप को डिसिप्लिन में बनाइए। अगर आपका कुछ बिगड़ गया तो आज से शुरू कीजिए, पर आज से स्टिल डिसिप्लिन में रहें, तो डेफिनेटली आप सक्सेस पा जाएंगे। मतलब मोटा मोटा हमको, मतलब बेसिकली अपने आसपास के लोग जो अगर हैं, इसको बोले तो दिस इज नॉट अ T20 है ना, दिस इज अ टेस्ट मैच प्रिपरेशन। यही बोलने वाला था मैं कि फोकस होके पढ़ना पड़ता है, आपको रुकना पड़ता है, एवरीडे काउंट है। और आप ये मत सोचिए कि सामने वाले के पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप कितने भी धुरंधर हो किसी भी चैप्टर के, वो आपको एक ही सवाल में, जैसे सर ने बोला कि एक ही क्वेश्चन बर्बाद करने के लिए बहुत होता है जेईई एडवांस में, बिल्कुल, वो एक ही क्वेश्चन आपके 15 मिनट ले जाएगा और आपको निगेटिव कर जाएगा। तो आपको टेस्ट मैच की तरह से प्रिपरेशन करनी है, आपको सीखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो मुझे लगता है यहाँ से निकल जाएगा स्टूडेंट, अगर इन चीजों को वो फॉलो करेगा तो। सही है। तो कंक्लूजन तो यही है सर ने भी बताया कि डिसिप्लिन और रेगुलरिटी अगर बच्चा रखेगा तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ सकती, और आ भी चुकी है तो मेरे हिसाब से बात करने से ही बात बनेगी। आप शेयर नहीं करेगा टीचर्स को तो ऑब्वियसली बात है, सर ने कहा वो पाइल अप होती जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मतलब अपने टीचर से बात जो है, मुझे लगता है कि सारे सवाल आज देवेश सर ही हमसे पूछ रहे हैं, तो एक सवाल तो हम भी देवेश सर से पूछे ताकि उनकी एक्सपर्टीज जो है वो भी बच्चों को मिले। तो सर हमारे पास एक सवाल है आपके लिए, जो कि इस समय की यूथ जनरेशन में, इवन हम लोगों में भी, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट यूथ विंग्स, तो डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया एंगेजमेंट बहुत हैवी है। मेरे को एक सवाल बहुत कॉमनली मिलता है कि सर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, बट मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मेरा होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है। तो क्या लगता है कि वो सच में 8 घंटे पढ़ते हैं या पढ़ती हैं, और उनका डिस्ट्रैक्शन है कहीं ना कहीं? मैं तो पहले तो मैं अपना एग्जांपल ले लूँ एक बार। मतलब बेसिकली मुझे भी ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं हमारे पास, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक बार अगर आप चालू करो ना वो रील्स देखना, तो हमको ऐसा लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मैं कोई डोपामिन भी रिलीज कर रहे हैं सर, मतलब वो, हाँ बिल्कुल, मतलब वो आपको एकदम देखते रहोगे। अब मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि मैंने एक बार सिर्फ अपना फोन में देखा कि भाई कितना मेरा स्क्रीन टाइम है सर। उस दिन मैंने 6 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम था। 24 घंटे में से क्लासेस लेने के बाद फिर भी 6 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम था। उस दिन से मेरे को लगा कि यार ये गड़बड़ चीज़ है। और फिर बच्चों को फिर मैंने एडवाइस यही करता हूँ कि अपना स्क्रीन टाइम फिक्स कर दो फोन का। मतलब अगर आपको देखना है ठीक है देखो, पर आधा पौन घंटा इनफ है। मतलब मैं तो कहूँगा अभी इस ड्यूरेशन में अपने ऐप्स को डीएक्टिवेट कर दो। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इन सबसे थोड़ा दूर रहे। यूट्यूब हो गया। अब पर बच्चा फिर ये होता है कि सर पढ़ते भी हम यूट्यूब से हैं, सर हम क्लासेस भी ऑनलाइन लेते हैं। तो सर इसमें काफ़ी अच्छे ऐप्स भी आते हैं जिसके अंदर हम लोग उन मतलब कुछ चुनिंदा ऐप्स के नोटिफिकेशंस को हटा सकते हैं, मतलब उसे खत्म कर सकते हैं। तो सिर्फ आप क्या करो, उन ऐप्स से अपने कुछ जो नोटिफिकेशन है उन इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, यूट्यूब के, उनको हटाओ। जो काम की चीज़ है बस वो करो बस। मुझे इसमें एक चीज़ लगती है सर कि हाँ सर, कि हम ये बोलें किसी भी स्टूडेंट को कि आप कंप्लीटली वॉक आउट कर जाइए सोशल नेटवर्क से, इससे तो आजकल तो थोड़ा फिजिबल लगता नहीं है, बट हाँ मैं बोल सकता हूँ कि आप अपने जो आप जिस कंटेंट को देख रहे हैं उसको स्पेसिफिक कर सकते हैं। आप वो देखिए जो कंटेंट आपके फ्यूचर को बेहतर कर सकता है, ना कि आप वो कंटेंट देखिए जो आपको सिर्फ एक पेन या आपको एक एंजाइटी या आपको एक प्यारा सा डोपामीन दे रहा है जिससे आपको ऐसा अच्छा फील आ रहा है। तो मुझे लगता है आप रील से भागिए, रील की जगह आप बेटर कोशिश कीजिए। मतलब इनका एक डार्क साइड भी है और एक ब्राइट साइड भी है। तो बेसिकली बच्चों को तो हम यही मोटिवेट करेंगे आप थोड़ा ब्राइट साइड, मतलब बेसिकली जो उनके काम आने वाली चीजें हैं उन पे देखें। क्योंकि आजकल आप देखोगे ना इंस्टाग्राम इन सब पे जो रील्स आप देखना चालू करोगे
उसी तरह की रील्स आपको बार बार आएंगी, यहाँ पे भी आएंगी, फेसबुक पे भी आएंगी, यूट्यूब पे भी आएंगी, वो सेम कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा। तो बेसिकली वो आपको एक लूप में डाल देता है और फिर वो वही चीज आपको बार बार दिखा रहा है। बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि ये जो कोट किया हुआ है ये दर्द इसने मेरा लिया है, शायद इसलिए वो ज्यादा उससे टचअप करता है, बाकी है तो वो फेक ही। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उसको अपना कंटेंट स्पेसिफिक करना चाहिए, और कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो आपको अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, कोई पोइट्री आप पढ़ लीजिए, अगर आपको नोबल अच्छा लगते हैं तो नोबल की रीडिंग करिए, ऑडियो बुक सुनिए। इस टाइप के अगर आप कंटेंट देखेंगे तो शायद आप डिस्ट्रैक्शन से तो बच जाएंगे, और एटलीस्ट मुझे लगता है इससे आप अपनी एंजाइटी, प्रेशर, इन सबको हैंडल करना भी बहुत बेहतर सीख जाएंगे। बिल्कुल। तो आप चलाइए, नो डाउट, बट लिमिटेड चलाइए, और मुझे लगता है कि आप कंटेंट को स्पेसिफिक करिए। अगर ऐसे करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से भी थोड़ा दूर रह पाएंगे। बिल्कुल सर, तो बहुत सर, ही अच्छा। जैसे जी सर और देव सर आपने बताया, मैं भी कुछ ऐड ऑन करना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल सर, ये एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है सर आज के लिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा गोल जो है ना, हमारे सामने क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बनना है। बिल्कुल। और अगर हम इस तरह के एक्सक्यूजेस देते टीचर को कि सर मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मैं मोबाइल 5 घंटे यूज करता हूँ, 6 घंटे यूज करता हूँ, यूट्यूब चलाता हूँ, तो भाई सीधी सी बात है कि तेरा जो ये 1-2 साल का जो तेरा करियर है या जो तेरी जर्नी है, ऑब्वियस सी बात है ये पूरी लाइफ तेरे और तेरी फैमिली को सेट करने वाली लाइफ है। इफ यू आर स्टडिंग दिस 2 ईयर ना, मतलब बहुत अच्छे से आपने पूरा 100% डेडिकेट कर दिया 2 ईयर्स के लिए, तो आप और आपकी फैमिली का जो कह सकते हैं ना, कहाँ पहुंच जाएंगे आप लोग, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो ये फोन चलाना, डिस्ट्रैक्शन या यूट्यूब चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, ये पूरा जिंदगी करना है आपको। बिल्कुल। बट ये जो 2 साल है आपकी लाइफ के ना, ये आपसे सब कुछ छीन लेंगे अगर आप ये सब करने लग जाओगे। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, जैसे सर ने बोला डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो अगर आप खुद से ही डिसिप्लिन नहीं हो सकते इस चीज में, मतलब ये चीज तो आपको टीचर से पूछना ही नहीं चाहिए कि मेरे को ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। ये तो खुद को समझ में आना चाहिए कि आपका गोल है यार, जेई आपका गोल है, मतलब इट्स योर गोल। आपको किसी चीज की मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मुझे सर मोटिवेशन चाहिए, मुझे आईआईटीएन बनना है, आई वांट सम मोटिवेशन, सर मुझे मोटिवेट करो। तो सर क्यों भाई, तेरा गोल है, सेल्फ मोटिवेटेड इंसान तेरा गोल है, दिस इज योर गोल। इस गोल के लिए तुझे किसी भी ड्राइविंग फोर्स की, किसी भी मोटिवेशन की और किसी भी डिस्ट्रैक्शन आना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुझे तेरा गोल ही फिक्स नहीं है। तो मेरा मानना है कि ये सब सवाल तो बच्चों के मन में आने ही नहीं चाहिए। तो दूर रहे ऐसी चीजों से बच्चे। हाँ, अगर आते भी हैं तो कैसे ना कैसे सोचो कि भाई मेरे को जीवन में करना क्या है, मैं ये करने आया हूँ कि आईआईटीएन बनने आया हूँ। कहीं ना कहीं अगर बच्चा मेंटली बहुत स्ट्रांग रहता है तो इस तरह सर मेरे को इतनी अच्छी एक बात मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, मुझे काफी अच्छी लगती है, मुझे आज तक भी याद है कि सर उस समय जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे कि भाई 2 साल आपके पास है, या तो अभी मेहनत कर लो या पूरी जिंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हैं हम कि जैसे ये जो डिस्ट्रैक्शन है, हम बोल सकते हैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं कि ये हर वक्त अवेलेबल रहेगा, बट अभी जो है ये प्रायोरिटी सेट आएगा, मतलब अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। बिल्कुल। तो आप चाहो तो इसको बाद में भी कर सकते हो, बट आई नो कि बाद में भी शायद इतना टाइम मिलेगा नहीं, बट आप अपने आप मन को सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं कि ये मैं बाद में कर सकता हूँ, और जो अभी करंट चल रहा है ये मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटाइज है, तो मैं इसको अभी करता हूँ। बिल्कुल सर। अब सर लास्ट इंपॉर्टेंट बात की, पेपर से पहले बच्चों को हर सर आप बताएं कि पेपर से पहले उन्हें कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो आप देना चाहते हो कि क्या करें, क्या उनके दिमाग में रहना चाहिए? सबसे पहली गाइडेंस तो मैं बच्चों को देना चाहूँगा कि अपना वैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है। आपने अगर क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व किए, थ्योरेटिकल पार्ट आपको आता है, तो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, और जहाँ कमी हो रही है वो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा मानना ये है कि मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारे मॉक टेस्ट दें। बच्चा क्या करता है सर, वीक में 4 मॉक टेस्ट दे देता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर इतने मॉक टेस्ट आप दे रहे हो या इतने टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं सरप्राइजिंग फैक्टर खत्म होता है। ज़्यादा टेस्ट देने से भी सरप्राइजिंग फैक्टर खत्म होता है, फिर आपको ऐसा लगने लग जाता है टेस्ट ही तो है, नॉर्मल सी बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। टेस्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होना चाहिए आपके लिए, हमेशा उसमें सरप्राइजिंग फैक्टर क्रिएट होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वीक में 2 टेस्ट आप दीजिए। ज़्यादा टेस्ट की तरफ ऐसा मत कीजिए कि डेली हम मॉक दे रहे हैं। 6 आवर्स की आप प्रैक्टिस कीजिए बैठने की, सिटिंग दीजिए 3 आवर्स के स्लॉट में, उसी टाइम पे दीजिए जिस टाइम पे एडवांस का एग्जामिनेशन होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए ताकि आपकी स्लीप साइकिल या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो अभी आपके सामने आ जाए, ताकि आप उसको रिमूव कर पाए। बिल्कुल, आपके दिमाग को पता होना चाहिए भाई इस समय मुझे पेपर देना है। ये दूसरी गाइडेंस मैंने दी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं कि हमें एवरीडे शब्द अपनी लाइफ से नहीं निकालना है। अभी हमारे पास जितना भी टाइम बचा हुआ है, एवरीडे आपने फिक्स करना है कि मेरे को 100 सवाल करने या 150 सवाल करने, पर वो एवरीडे करना है। इट्स नॉट लाइक दैट 3 दिन किए फिर 2 दिन नहीं किए, तो ये चीज बहुत गलत है। एवरीडे आपको इस बात का ध्यान रखना है। और चौथी बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बोलना चाहूंगा कि वियर योर फेलियर एज अ बैज ऑफ ऑनर, बिकॉज फेलियर इज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस। आप कहीं ना कहीं अगर फेल हुए हैं या आप गिरे हैं तो डेफिनेटली आप उठेंगे भी सही। जरूरी नहीं है कि जो पत्थर हम फेंके उससे हम टूटे ही टूटे। कुछ
चीज़ें सिखाने के लिए भी होती है। तो बहुत अपने माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव रखिए, अभी भी कुछ गया नहीं है। जितना पॉजिटिव माइंडसेट आप रखेंगे, खुश रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अचीव कर पाएंगे चीज़ों को। तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छी लाइन से, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, तो आप इस कम टाइम में भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बस पॉजिटिव माइंडसेट रखना है सर। जो बातें बताई गई है इस सेशन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई देवेश सर ने, जीत सर ने और मैंने खुद ने, उन सारी बातों को आपको ईमानदारी से फॉलो करना है। और ऐसा नहीं सोचना कि सर ने बात बता दी, एक दिन मोटिवेशन रहा, 2 दिन मोटिवेशन रहा। मैंने पहले ही बोला है, ये मोटिवेशन देने की जरूरत, आपको बस अपना गोल पता होना चाहिए, मोटिवेशन अपने आप निकल के आता है। बिल्कुल। तो ये वाली बात है सर। सर ये सवाल आपके लिए भी, मतलब मैं आपसे तो और स्पेसिफिकली ये पूछना चाहूंगा कि पेपर एग्जाम जब वो देने जा रहा है, तो उस एग्जाम के ड्यूरेशन में उसे क्या ध्यान में रखना चाहिए, मतलब क्या करे वो? सर यहाँ पे एग्जाम जो है बहुत बड़े लेवल का है, और किसी भी स्टूडेंट के करियर का सबसे इम्पोर्टेंट डे है कि वो जेईई एडवांस का पेपर देने जा रहा है। 2 साल उसने जी तोड़ मेहनत की है, उससे जुड़े हुए लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। तो पहले तो दूसरों की उम्मीदों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, पहले तो अपने आप को ये मान ले कि मैं इस दुनिया में बेहतर हूँ और मैं बेहतर करूँगा और हर दिन बेहतर करूँगा। आज जो भी हूँ मैं उससे कल बेहतर होकर बाहर आऊँगा। दूसरा, वो अपने एग्जाम के लास्ट 10 to 15 डेज को पहले से प्लान कर ले, प्रिपरेशन के टाइम पे ही, कि मुझे जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, फिजिक्स में कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, मैथ्स में तो आई थिंक कोई ज़्यादा स्पेसिफिक थ्योरेटिकल पार्ट नहीं होता, बट मैथ्स में फॉर्मूला देख सकते हैं। तो इन सबको वो स्पेसिफिकली कर ले कि लास्ट के 4-5 दिन बस मैं यही करूंगा, और एक स्पेसिफिक की पॉइंट कि लास्ट के 3-4 दिन पहले कोई मॉक टेस्ट ना दे, क्योंकि अगर उसमें अप हो गया तो भी नुकसान देगा और डाउन हो गया तो भी नुकसान दे जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप जाओगे और लोअर कॉन्फिडेंस में भी आप जाओगे। तो 4-5 दिन पहले आप बिल्कुल भी कोई मॉक टेस्ट वगैरह देने की सोचे नहीं, और ये भी नहीं सोचे कि क्या आ रहा है मार्केट में। इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें, बने रहें। और लास्ट के जब 2-3 दिन रहते हैं वो बहुत क्रूशियल स्पेसिफिक होते हैं। खुश रहें, स्पेंड योर टाइम विद योर पेरेंट्स एंड योर कलीग, जो भी आपके दोस्त हैं और जो भी आपके अच्छे फ्रेंड सर्कल है उनके साथ बिताइए। किसी भी नेगेटिव गाय के साथ मत बिताइए कि वो कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो कुछ भी उल जुलूल बातें करता है। बिल्कुल। और अपने आप को काम रखिए, रिलैक्स महसूस कीजिए, थोड़ा सा फिजिकली फिट रहने की कोशिश करें, लाइट फूड को लें ताकि आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स रहे। और जितना ज़्यादा सोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उस समय पे स्टूडेंट को कि वो नींद नहीं आती, दिमाग में सवाल चलते हैं, तो कोशिश करें कि सोने के लिए कुछ बुक वगैरह की हेल्प लें या कोई पोइट्री की हेल्प लें, जिसको पढ़ते पढ़ते आपको ज़्यादा नींद आ जाए। इस तरीके से अगर वो बिहेव करेगा तो डेफिनेटली अच्छा करेगा। अब बात करते हैं, अगर वो एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है तो वो क्या करके जाएगा। तो नॉर्मल सी बात है, वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर पेरेंट्स आपके साथ सेंटर तक जाते हैं तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन कि पेरेंट्स आपके साथ जाते हैं। नहीं जाते हैं तो आप बहुत स्ट्रांग होंगे ही, और कॉन्फिडेंस में लेकर जाए उनको कि मैं अंदर जा रहा हूँ एग्जामिनेशन में और मैं फोड़ कर बाहर आऊंगा। बिल्कुल। अब पेपर में क्या सिचुएशन आती है वो आपके लिए सरप्राइजिंग होगी ना। मतलब यहाँ पे सर मैं किसी ऐड करूंगा, एडवांस का पेपर इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तो वहाँ पे कई बार पैटर्न भी बदल जाता है। तो बच्चों को एक मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट बात कि सर इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़े, बिल्कुल अच्छे से पढ़े, 5 मिनट लगा के पढ़े आराम से। मतलब ऐसा नहीं कि जो लास्ट से पेपर आया था बिल्कुल वैसे आ जाए, हो सकता है कि वहाँ पे पैटर्न बदल जाए। तो उस बिल्कुल तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, फिजिकली फिट। मतलब मैं चाहता हूँ कि 2 साल बच्चे ने प्रिपरेशन करी, ये लास्ट के कुछ 1-2 महीने बचे हैं, अपनी तबीयत खराब ना करें, अपने आप पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को दे। पढ़ाई तो साल भर करी है, पढ़ाई तो करनी है, बट अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपका एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम फिट और मेंटली फिट, फिजिकली फिट रहें पेपर देने के लिए। तभी आप हिट होंगे सर। बिल्कुल, तभी आप हिट होंगे सर। तो सर मुझे लगता है आज हमने बहुत सारी बच्चों की क्वेरीज रिजॉल्व करी हैं, काफी डिस्कशन कर लिया उस पर। आप लोगों के पास कुछ एक्स्ट्रा हो, मतलब जो आपके पास आया हो, जो अपने यहाँ डिस्कस नहीं किया हो, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। बाकी नहीं, अदरवाइज हम इस सेशन को एंड करते हैं। मैं इसमें एक लाइन और बस ऐड करना चाहूँगा कि मुझे लगता है आज जितना भी एक्सपर्टीज़ हमारे पास इतने सालों से कलेक्ट हुई है वो सारी हमने यहाँ पे रख दी है। तो स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल होगी ये सब, और सब्जेक्ट वाइज भी हमने काफ़ी कुछ बताया। बट मैं उन स्टूडेंट के लिए ज़रूर बात करूँगा जो इस समय पे 250 प्लस हैं। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि 250 से जो 300 के बीच की जो जर्नी होती है उसमें 10 मार्क्स बढ़ाना आसान काम नहीं है ना। तो उसके लिए उनको स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ेगा, उनको ये सोचना पड़ेगा
कि किस चैप्टर में उनको ऐसा लगेगा नोट्स पढ़ते वक्त कि ये तो सब मुझे आता है, ये सारे क्वेश्चन मैंने करे हुए हैं, तो कहाँ वो लैग कर रहा है उसको ये नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे केस में उसको ये सोचना पड़ेगा कि स्पेसिफिक एक चैप्टर को फोकस करें और थोड़ा सा रीथिंक करके ये सोचे कि इसमें वो पर्टिकुलर कौन से टॉपिक हैं जिस पे मेरी प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं है, उसके क्वेश्चन इतने ज़्यादा अवेलेबल ही नहीं है, उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करे, स्पेसिफिक हो जाए वो, और उसको थोड़ा सा रीड करे अच्छे से। और वही मैं बोलूँगा कि उसकी अगर वो एनसीईआरटी को भी थोड़ा सा स्पेसिफिकली देख लेता है तो डेफिनेटली वो 250 से 280 290 वाला जो गैप उसके बन रहा है 30-40 मार्क्स का, वो तभी उसका फुलफिल होगा जब वो इन स्पेसिफिक चीज़ों को सोच कर जाएगा। क्योंकि प्लान आपको करना है, आपको डिसीजन लेना है कि आपके अंदर लैग कहाँ पर है। तो ये मैं ऐड करना चाहूँगा। तो सर मेरे हिसाब से हमने काफ़ी सारी बातें बता दी है बच्चों को, काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो आपने हमसे पूछे और हमने अपना पूरा एक्सपर्टाइज और आपने अपना पूरा एक्सपर्टाइज दिया काफ़ी सालों का। तो मेरा बस बच्चों से सर यही कहना है कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस सेशन को देखने के बाद आप क्या कमिटमेंट लेते हैं। मतलब कमिटमेंट ऐसे लिखना है आपको, एवरी डे आई विल डू दिस एंड माई गोल इज़ दिस। तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा इस बात को कि सर हमने ये कमिटमेंट लिया है। सो डेफिनेटली हम वापस आएंगे और कमेंट करेंगे दोबारा उस कमेंट पे। हाँ, जे एडवांस रिजल्ट के बाद हमको उस पे वापस रिप्लाई भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, रिप्लाई भी चाहिए। तो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। हैव अ गुड डे and hopefully this session is very useful to everyone. Take care. Best of luck everyone.